बच्चों, अभी तक चैप्टर 8 में हम अनिवार्य पोषक तत्वों के बारे में पढ़ चुके हैं। अगला टॉपिक आज हम लेते हैं संचरणशील और असंचरणशील तत्व, मोबाइल एलिमेंट और इमोबाइल एलिमेंट। देखो, चित्र में एक आपको प्लांट दिखाई दे रहा है। इसमें प्लांट की जो नीचे की तरफ लीफ है वो ओल्ड लीफ है और जो ऊपर की तरफ है वो यंग लीफ है। ठीक है, सॉइल में प्लांट लगा हुआ है और सॉइल में जो है खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में है। तो ये मोबाइल एलिमेंट्स और इमोबाइल्स क्या हैं, ये इस प्लांट की सहायता से हम समझ सकते हैं कि जैसे जब मिनरल्स जो हैं रूट के द्वारा एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएंगे, पहले ओल्ड लीव्स में जाएंगे और ओल्ड लीव से आगे की तरफ जो है वो यंग लीव्स में भी चले जाएंगे। ये तो होती है जनरल या सामान्यतः जब मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन अगर मिनरल की कमी हो गई, सॉइल में मिनरल की डेफिशिएंसी हो गई है, तब क्या होगा, तब कुछ मिनरल्स क्या होते हैं, तब इसमें सप्लाई होना बंद हो जाएगी क्योंकि मिट्टी में क्या हुआ है, मिनरल्स की कमी हो गई है। तो अब मिनरल्स जो है प्लांट की लीव्स तक नहीं जा पाएंगे। तो यंग लीफ की नीड क्या होती है, रिक्वायरमेंट क्या होती है, ओल्ड लीफ से ज़्यादा होती है। तो यंग लीफ को न्यूट्रिशन जो है वो ज़्यादा चाहिए, खनिज तत्व ज़्यादा चाहिए, तो वो क्या करेगी, ओल्ड लीफ से जो है खनिज तत्वों को अपने अंदर लेगी। तो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि संचरित हो सकते हैं, मोबाइल एलिमेंट होते हैं, यानी ऐसे एलिमेंट जो पुरानी जो टिश्यू है या जो पुरानी लीव्स हैं वो वहाँ से यंग लीफ तक या नए उत्तकों तक संचरित हो सकते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को मोबाइल एलिमेंट्स कहा जाता है। समझ आया आपको? वापस से बता रही हूँ कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जब एलिमेंट्स की सॉइल में जो है वो कमी हो जाती है, तो कुछ एलिमेंट क्या होते हैं, ओल्ड टिश्यू से यंग टिश्यू में चले जाते हैं। ठीक है, मूव हो जाते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, मोबाइल एलिमेंट्स, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक और मॉलिब्डेनम। इसके अलावा और भी हैं, ये जनरल से एग्जाम्पल आपको दिए हैं। तो जब यहाँ से जो यंग लीफ के द्वारा इन एलिमेंट्स को ले लिया जाएगा, तब अब कमी किस में हो गई है, ओल्ड लीफ में उन एलिमेंट्स की कमी हो गई है। तो उसकी जो डेफिशिएंसी के कैरेक्टर्स हैं, न्यूनता के जो लक्षण हैं, वो कौन सी पत्तियों में पहले दिखाई देंगे। चूँकि यंग लीफ ने तो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली ओल्ड लीफ से एलिमेंट्स को लेकर के, तो कमी कहाँ हुई है, इन ओल्ड लीफ में हुई है। तो न्यूनता के जो सबसे पहले लक्षण हैं वो किस में दिखाई देंगे, पुराने टिश्यू में या जो पुरानी पत्तियां हैं उनमें पहले लक्षण डेफिशिएंसी के दिखाई देंगे। क्लियर है? दूसरा इसका अपोजिट हम कर सकते हैं इमोबाइल एलिमेंट, ऐसे तत्व जिनका संचरण जो है नए पुराने टिश्यू से नए टिश्यू की तरफ नहीं होता, ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहेंगे, इमोबाइल एलिमेंट। जब इसमें सॉइल में एलिमेंट्स की कमी हो जाएगी तो इमोबाइल एलिमेंट जो है आगे नहीं जा पाएंगे। तो इसमें न्यूनता के लक्षण जो है सबसे पहले कहाँ शो होंगे, चूँकि मोबाइल एलिमेंट्स जो हैं इसमें पुरानी पत्तियों में पर्याप्त हैं, लेकिन यंग लीफ तक वो नहीं पहुँच पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मोबाइल नहीं है, संचरित ही नहीं हो सकते। तो यंग लीफ में जो है उसके डेफिशिएंसी के करैक्टर्स जो हैं वो पहले शो होंगे। समझ आया? वापस से, ऐसे एलिमेंट्स जिनका संचरण पुराने टिश्यू से जो है वो नए टिश्यू की तरफ नहीं हो सकता, ओल्ड लीफ से यंग लीफ में नहीं हो सकता। तो जब मिट्टी में डेफिशिएंसी होगी एलिमेंट्स की, तब क्या होता है, संचरणशील में तो हमने देखा था वह पुरानी पत्तियों से उनको न्यूट्रिशन ले रही थी, एलिमेंट्स ले रही थी। लेकिन जब एलिमेंट मूवेबल ही नहीं है तो क्या होगा, पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों तक वो नहीं जा पाएगा। तो डेफिशिएंसी की जो करैक्टर है वो कहाँ पहले शो होंगे, इन यंग लीफ में पहले शो होंगे। तो क्लियर है कौन कौन से होते हैं, जैसे कॉपर है, सल्फर है, आयरन है, मैग्नीज है। इसको सिंपल एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे मोबाइल एलिमेंट्स में नाइट्रोजन है, उसकी कमी का एक लक्षण आपने पढ़ा होगा, क्लोरोसिस। तो अगर मोबाइल एलिमेंट की वजह से अगर डेफिशिएंसी हो रही है, तो जो नाइट्रोजन मान लो उसकी कमी हो रही है सॉइल में, ठीक है, तो उसके नाइट्रोजन की कमी से जो लक्षण है क्लोरोसिस, वो पहले कहाँ शो होंगे, वो पुरानी पत्तियों में पहले शो होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन यंग लीफ ने तो ले ली। लेकिन इमोबाइल जैसे सल्फर है, उसकी कमी से भी क्लोरोसिस हो जाता है, तो उसके करैक्टर जो सल्फर की अगर डेफिशिएंसी हो गई है तो उसमें जो क्लोरोसिस होगा वो पहले कहाँ होगा, यंग लीफ में होगा। क्लियर है?
एक इस पे क्वेश्चन और आता है कि जो अग्रस्त कलिकाओं में न्यूनता हो जाती है, न्यूनता के लक्षण जो होते हैं वो कौन से खनिज तत्वों की न्यूनता की वजह से होते हैं, तो उसको आप नोट कर लेना। कैल्शियम और बोरोन की न्यूनता से जो है जो अग्रस्त कलिकाएं हैं उसमें डेफिशिएंसी के करैक्टर जो हैं वो शो होते हैं। इस चैप्टर का अगला टॉपिक है खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि। ठीक है, एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म हम देखेंगे कि किस प्रकार जो है मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं। तो खनिज लवणों का जो अवशोषण है सॉइल से किस फॉर्म में, ज़्यादातर आपने देखा आयन के रूप में है जो है जड़ों के विभज्योतिकी क्षेत्र और दीर्घीकरण क्षेत्र से इनका होता है। तो इसमें अवशोषण की क्रिया जो है क्रियाविधि जो है वो दो प्रकार की है, एक है पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो पैसिव, जैसे आपने पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन में भी पढ़ा था आपने पैसिव और एक्टिव। तो पैसिव में क्या होता है आपको अच्छे से याद होगा, जहाँ पैसिव है वहाँ पर एनर्जी जो है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इस प्रकार के अवशोषण में क्या होता है, आयंस जो होते हैं बिना एनर्जी को खर्च किए, बिना ऊर्जा को खर्च किए ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इस प्रकार का एब्जॉर्प्शन क्या कहलाता है, पैसिव या निष्क्रिय अवशोषण। और दूसरी बात इसमें याद रखनी है कि इस प्रकार के अवशोषण में जो आयन जो है एब्जॉर्ब होंगे या आयनों का जो गमन होगा वो क्या होता है, सांद्रता प्रवणता के आधार पर। ठीक है, सांद्रता प्रवणता यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आयनों का जो है वो गमन होता है। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर हो रहा है और साथ में कोई भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं हो रही है, तो ऐसा एब्जॉर्प्शन क्या कहलाएगा, निष्क्रिय अवशोषण या पैसिव एब्जॉर्प्शन। इस क्रियाविधि को समझाने के लिए जो है 3 थ्योरीज दी गई हैं, वो थ्योरी अपन 1 बाय 1 जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली थ्योरी है सहती प्रवाह परिकल्पना, मास फ्लो हाइपोथेसिस। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने कहा कि जैसे ट्रांसपिरेशन जो पुल है, आपने ट्रांसपिरेशन में पढ़ा था, उसमें 3 क्रियाविधि पढ़ी थी। ठीक है, लास्ट जो इम्पोर्टेंट थ्योरी थी, फिजिकल थ्योरी जो थी वाष्पोत्सर्जन कृष्णवाद। तो उसमें उन्होंने क्या बताया था, डिक्सन और जॉली ने, उन्होंने कहा था कि वाष्पोत्सर्जन कृष्ण उत्पन्न होता है, एक तनाव उत्पन्न होता है कहाँ पर, वायवीय भागों में, और जिसकी वजह से पानी जो है जड़ों से अवशोषित हो जाता है। तो उस खिंचाव के कारण जल के साथ जो है खनिज लवण घुले हुए रहते हैं और जल के साथ खनिज लवण जो है वो जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो मास फ्लो हाइपोथेसिस यही कहती है कि वाष्पोत्सर्जन आकर्षण के कारण ही जल का जो है प्रवाह, जल के साथ जो है खनिज लवणों का प्रवाह जो है या अवशोषण जो है जड़ों द्वारा हो जाता है। क्लियर है। दूसरी थ्योरी है आयन एक्सचेंज थ्योरी, आयन विनिमय सिद्धांत। ये क्या कहता है सिद्धांत, इन्होंने बताया कि जड़ों की सरफेस पर जो है, जड़ों की सतह और बाह्य विलयन, ठीक है, जड़ें कहाँ है, बाहर सॉइल में है, बाहरी विलयन और जड़ की सतह के बीच जो है निश्चित संख्या में धनायनों, ठीक है, कैटायंस और एनायंस का विनिमय को ही आयन विनिमय कहते हैं। यानी पॉजिटिव आयन धनायन या कैटायन और नेगेटिव आयन ऋणायन या फिर एनायन, तो उनका जो एक्सचेंज होगा आपस में, उसी एक्सचेंज को, और किसके मध्य हो रहा है, जड़ की सरफेस और उसके बाहर जो विलयन है उनके मध्य जो आयनों का एक्सचेंज हो रहा है उसे ही क्या कहते हैं, आयन विनिमय कहते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि धनायनों का विनिमय धनायन के साथ ही होता है। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं इसमें डायग्राम में हम शो करें तो ये जो है मेम्ब्रेन है, यहाँ पर मान लो ये क्या है, कैटायन है। तो कैटायन अगर जा रहा है अंदर की तरफ तो बदले में कौन आएगा, कैटायन ही आएगा वापस। ठीक है, यानी धनायन का एक्सचेंज किससे हो रहा है, धनायन से ही हो रहा है। और ऋणायन अगर अंदर जा रहा है तो बाहर ऋणायन ही बदले में आएगा। तो धनायन का विनिमय धनायन के साथ ही हो रहा है और ऋणायन का विनिमय ऋणायन के साथ ही हो रहा है। इस विनिमय के फलस्वरूप अनेक प्रकार के जो पॉजिटिव आयन होते हैं, जो कैटायंस होते हैं, वो क्या रहते हैं, रूट की सरफेस पे रहते हैं, रूट की सरफेस पर ऑसिलेट होते रहते हैं। और ये सॉइल पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल के ऊपर भी जो है कैटायंस जो हैं ऑसिलेट होती रहेंगे। जब दोनों जो है कैटायंस क्या रहेंगे, आपस में ऑसिलेट होते हुए जब कांटेक्ट में आएंगे तो क्या हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं। ओवरलैप होने से जो सॉइल पार्टिकल पर कैटायन था वो किस पाथ पे आ गया, जो रूट हेयर के ऑसिलेशन पाथ पे था।
ठीक है। और यहाँ पर जो कैटायन था वो कहाँ आ गया, इस सॉइल पार्टिकल पे जो ऑसिलेट हो रहा था उस पाथ पे आ गया। तो कहने का मतलब है कैटायन क्या हो गए, आपस में एक्सचेंज हो गए। इसी प्रकार आयन विनिमय सिद्धांत ने यही बताया था कि अनेक प्रकार के जो धनायन होते हैं जड़ों की सरफेस पर अवशोषित हो जाते हैं और उनका जो है कोशिकाओं में स्थानांतरण निष्क्रिय विसरण विधि से होता है। लास्ट जो तीसरी थ्योरी है जो कि पैसिव एब्जॉर्प्शन को समझाती है वो थ्योरी है डॉनन इक्विलिब्रियम थ्योरी। ठीक है, डॉनन साम्यावस्था सिद्धांत। ये किसने दिया था, डॉनन ने दिया था, उन्हीं के नाम के आधार पर इसका थ्योरी का नाम है। इन्होंने क्या बताया था, इस सिद्धांत के अनुसार जो अविसरणशील जो आयन होते हैं या जो फिक्स्ड आयन होते हैं उनके प्रभाव पर ये आधारित है थ्योरी। ठीक है, जैसे जो कुछ आयन्स कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन से इनसाइड भी हो सकते हैं और आउटसाइड भी हो सकते हैं, यानी मेम्ब्रेन के आर पार वह जा सकते हैं। लेकिन कुछ आयन कैसे होते हैं, कुछ आयन जो होते हैं वो मेम्ब्रेन के आर पार नहीं जा सकते। तो जो विसरणशील नहीं होते हैं, डिफ्यूजिबल नहीं होते हैं मेम्ब्रेन के, उन्हें कहते हैं हम अविसरणशील आयन या फिक्स्ड आयन। क्लियर है। तो मेम्ब्रेन जो होती है इन अविसरणशील आयनों के प्रति क्या होती है, अपारगम्य होती है, इम्परमिएबल होती है। जबकि जो डिफ्यूजिबल आयन है, जो विसरणशील आयन है जो कि मेम्ब्रेन के दोनों ओर जा सकते हैं, उनके लिए क्या होती है, परमिएबल होती है। तो मेम्ब्रेन क्या है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है, कुछ का ही चयन करती है अपने अंदर आने जाने के लिए। तो इस आधार पर जो है अविसरणशील ये जो आयन है इसी के आधार पर जो है ये थ्योरी दी गई है। और ये आयन कहाँ मिलते हैं, ये जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं डीएनए आरएनए वगैरह, इनकी सरफेस पर कार्बोक्सिलिक फॉस्फेट जो ग्रुप के आयन्स हैं वो फिक्स्ड आयन होते हैं। तो देखो इसको हम थ्योरी को हम समझ सकते हैं। और ये थ्योरी क्या कहती है, कोशिका में सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध जो है तत्वों को एकत्रित करने की क्रिया को ये थ्योरी दर्शाती है। क्योंकि बुक में आपकी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं की हुई है, बस इतना ही दे रखा है किसने दी थी और किस पर आधारित है। लेकिन थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं क्या है ये। देखो डायग्राम में ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के आउटसाइड जो है वो कैटायन्स हैं और इनसाइड भी कैटायन्स हैं। इसी प्रकार आउटसाइड एनायन है और इनसाइड जो है फिक्स्ड जो है इसमें क्या है, एनायन्स हैं। तो अगर हम बात करें आउटसाइड, जैसे मान लो इसमें पॉजिटिव जो आयन है पोटेशियम है और इनसाइड भी उतने ही पोटेशियम है, तो ये क्या है, इनकी सांद्रता क्या है, बिल्कुल बराबर है। जैसे नंबरिंग में हम कर सकते हैं, मान लो ये 9 है और इधर भी क्या है 9 है, तो सांद्रता यानी उनकी मात्रा क्या है, दोनों तरफ बराबर है। लेकिन क्लोरीन आयन क्या है, इधर 9 है और जो फिक्स्ड आयन है वो भी क्या है, इधर संख्या में 9 है। तो मैं कहूँ कि ये जो पॉजिटिव आयन है, धनायन है, ये इनसाइड इनकी मात्रा में कैसे बढ़ाऊँ, दोनों तरफ सांद्रता तो बिल्कुल समान है, तो इनकी मात्रा कैसे बढ़ सकती है, उसकी इनकी मात्रा बढ़ाने के लिए पिछली जो 2 थ्योरी पढ़ी है वो काम की नहीं है। सिर्फ डॉनन साम्यावस्था के दौरान ही हम इसको पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार अंदर जो है साम्यावस्था इसकी या मात्रा जो है इसकी बढ़ सकती है। तो देखो ये जो अंदर की तरफ जो फिक्स्ड आयन है ये तो बाहर जो है आउटसाइड नहीं आ सकते, क्योंकि ये क्या है, नॉन डिफ्यूजिबल है। जबकि ये जो Cl- आयन है, एनायन है, ये क्या कर सकते हैं, ये डिफ्यूज़ हो सकते हैं अंदर की तरफ। जब ये अंदर की तरफ डिफ्यूज़ होंगे तो अंदर जो है नेगेटिव आयन की संख्या में बढ़ोतरी होगी। नेगेटिव आयन बढ़ गए तो कमी, पॉजिटिव आयन में क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, इस कमी को पूरा करने के लिए जो बाहर से पॉजिटिव आयन है या जो कैटायन्स हैं ये क्या जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे। क्लियर है, अंदर की तरफ इसकी कमी पूर्ति को पूरा करने के लिए जाएंगे, यानी इसकी संख्या बढ़ाने के लिए जाएंगे। और ये एक्सचेंज जो है कब तक होता रहेगा, जब तक डोनेन की जो है इक्विलिब्रियम स्थापित नहीं हो जाता, दोनों तरफ साम्यावस्था जब स्थापित नहीं हो जाती तब तक इन आयनों का एक्सचेंज जो है वो होता रहेगा। तो इसी बस थ्योरी पे जो है ये आधारित है। डोनेन इक्विलिब्रियम क्या कह सकते हैं, आउटसाइड जो एनायन और कैटायन है, ठीक है, आउटसाइड जो एनायन और कैटायन है उनका मल्टीप्लिकेशन, या हम कह सकते हैं कैटायन और एनायन, इनका मल्टीप्लिकेशन कहाँ, आउटसाइड वाले किसके बराबर होना चाहिए, जो इनसाइड वाले कैटायन और इनसाइड वाले एनायन है। ठीक है, इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। जब तक इन दोनों की मात्रा बराबर नहीं हो जाती तब तक इनका आयनों का एक्सचेंज होता रहेगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, डोनेन साम्यावस्था।
तो आई होप आपको ये जो पैसिव एब्जॉर्प्शन है उसकी तीनों मैकेनिज़्म समझ आ गई होंगी।